हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी पेपर जैसा पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चनों से। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के पेपर में 2 मेन सब्जेक्ट है आपका, एक जीके मेन है और एक इंग्लिश है। इन्हीं से आप सभी का फाइनल रिजल्ट बनता है और इसी से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो आज की इस क्लास में बेस्ट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस क्लास में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट भी रहेगा 50 क्वेश्चन में से 43 क्वेश्चन सही करने का। तो चेक करिए कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्योंकि आज से ठीक 9 दिन बाद आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। तो इतने दिनों में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसको आपको तैयार करना है। इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ प्लस आपका सीजीएल का जो पेपर हुआ, सिलेक्शन पोस्ट का, स्टेनोग्राफर का, सभी के जीके जीएस इंग्लिश के क्वेश्चन चेक करना है, उसको देखना है। यदि आपने उतना कर लिया तो समझिए आपका जीके इंग्लिश का टेंशन खत्म हो जाएगा। आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं यदि आपने पूरा अच्छा क्वेश्चन तैयार कर लिया तो साथियों, आज का ये जो क्लास होगा बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले इंग्लिश, जीके, उसके बाद मैथ, उसके बाद आपका रीजनिंग, यानी पूरे सिलेबस को देखते हुए ये क्लास आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए डेली का क्लास एक सुबह 8 बजे और एक शाम 7 बजे लग रही है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा आप सभी से पूछा है। एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब बताइए क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा। एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब कि असहमत होना, असहमत होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, यानी टू डिसएग्री स्ट्रांगली हो जाएगा, जो कि इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। टू डिसएग्री स्ट्रांगली का मतलब क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक असहमत होना। जैसे टू एग्री अनविलिंगली, जो पहला ऑप्शन दिया, इसका मतलब क्या होता है, अनिच्छा से सहमत होना। जैसे हम कोई किसी अनिच्छा से हम असहमत होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, टू एग्री अनविलिंगली। टू सिट एंड डिस्कस, इसका मतलब कि बैठकर जो चर्चा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टू सिट एंड डिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो बनेगा आपका एट लॉगर हेड्स का मतलब कि असहमत होना, यानी टू डिसएग्री स्ट्रांगली। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बी हार्मोनियस और कॉन्सिस्टेंट विथ, इसका मतलब बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आप बता सकते हैं। बी हार्मोनियस और कॉन्सिस्टेंट विथ, इसका मतलब क्या होगा, जैसे सामंजस्य या सुसंगत रहें, इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है भाई, रिकॉर्ड मतलब होता है अभिलेख, या किसी चीज़ का हम लोग अभिलेख करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, और कॉर्डन का मतलब क्या होता है, जो घेरा होता है। कॉर्डन का मतलब क्या होता है, घेरा होता है। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति होता है। तो इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन, जैसे बी हार्मोनियस और कॉन्सिस्टेंट विथ, इसका मतलब बना होता है कि सामंजस्य या सुसंगत रहें, यानी सहमति रहें आप एक प्रकार का। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कलह होता है। जैसे कलह हो जाता है ना बीच बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन इस सवाल का आपका सी ऑप्शन एकॉर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है, सभी बताएंगे। अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग चेक करते रहेगा। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, जो हमें अवसर मिला है कि इस बार हमें एसएससी एमटीएस हवलदार के पेपर में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ये अवसर जो होता है ये आपका प्लूरल होता है। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, क्षमता, जो हमारे अंदर क्षमता है भाई, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, स्पेलिंग भी ठीक दिया है। लेकिन जर्नी, जो हम यात्रा करते हैं, उसका स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, जर्नी का JOURNEY लिखते हैं।
कभी कभी आपके मान के पेपर में कि यस भी आ जाएगा तो ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यही क्या है, जर्नी का स्पेलिंग इनकरेक्ट दिया है, तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट भी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर? बताएंगे आप सभी, क्या ये लाइब्रेरी की किताबें उनकी है? जैसे ये सेंटेंस आपका दिया है, आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, क्या ये लाइब्रेरी की किताबें उनकी है? तो दोस्त मेरे यहाँ पे देयर देखिए लिखा है ना, ये तो क्या ये लाइब्रेरी किताबें उनकी हो जाएगा। तो देयर की यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है भाई। इस देयर की जगह क्या होना चाहिए, ये देयर नहीं होना चाहिए, ये वाला देयर होना चाहिए जो THERE होता है। देयर मतलब जानते क्या होता है, वहां वाला होता है ये। जैसे यदि यहाँ पे सेंटेंस में आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, ये वाला देयर लिखता है तो इसका जो अर्थ निकले वो क्या निकले, क्या ये लाइब्रेरी किताबें हैं? ये आपका सेंटेंस ठीक बना है ना कि क्या ये लाइब्रेरी किताबें हैं, क्या ये लाइब्रेरी किताबें हैं, तो ये आपका ठीक है। यानी इसमें देयर क्या है भाई, ग्रामेटिकल एरर है, तो इसमें से देखिए डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएंगे। ओके, यही सवाल आप सभी से पूछा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। बताइए, यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, इसका मतलब क्या इसमें फिल होगा भाई? सोचिए, समझिए, परखिए, उसका राइट आंसर बताइएगा। यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, क्या आप कृपया मेरे कंप्यूटर में मेरी मदद कर सकते हैं? यही सवाल पूछा है। यानी इसमें तो जनरल हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, ये हो सकता है भाई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेकर तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ का रिक्वेस्ट की बात हो रही है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चुपचाप मार के कुड का फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये सेंटेंस में भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुड का ही प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रकार का है। तो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, क्या आप कृपया मेरा जो कंप्यूटर में कुछ मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? तो कुड इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोएक्टिव का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय हो जाएगा। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। तो इसका समान वाला शब्द क्या बनेगा? जैसे हीडलेस का मतलब क्या होता है, जो असावधान होता है, असावधान होता है। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है, जो अदूरदर्शी होते हैं भाई, अदूरदर्शी जिसे हम बोलते हैं, और दूरदर्शी शॉर्ट साइटेड बोलते हैं। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, प्रतिक्रियाशील होता है, प्रतिक्रियाशील। ठीक, और इंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, उत्साही होता है भाई। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। तो पूछा किसका भाई, प्रोएक्टिव यानी सक्रिय का, तो इसका समान वाला शब्द क्या बनेगा, उत्साही हो जाएगा भाई। जैसे हम खुशी से सक्रिय होते हैं, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सफिशिएंट का विलोम शब्द बताइए। सफिशिएंट का मतलब कि पर्याप्त होता है। बिल्कुल हमारे अब यहाँ तक पर्याप्त हो चुका है भाई, सफिशिएंट है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा भाई? जैसे इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सभी बताएंगे अपर्याप्त हो जाएगा भाई, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा भाई, अपर्याप्त होता है। जो आपका लिखा है ना इनएडिक्वेट, तो इसके मतलब अपर्याप्त। पर्याप्त का उल्टा क्या होगा, अपर्याप्त हो जाएगा। इनफ मतलब क्या होता है भाई, काफ़ी होता है। कॉफ़ी रहने दीजिए, कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी पीने वाला नहीं भाई, कॉफ़ी मतलब पर्याप्ति होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा भाई। इंटेंस यानी तीव्र। आपका इंटेंशन यही रहना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। टारगेट क्यों लेके हमारा 4 फरवरी। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, ठीक होता है, बिल्कुल सटीक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एक बार फिर से आप सभी से इनकरेक्टली पूछा है।
पैरेलल यानी समानांतर जो होता है ना, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? PARALLE होता है भाई, PARALLEL होता है। यानी क्या होता है इसके माने? समानांतर होता है भाई। ठीक। एक्सपल का मतलब क्या होता है? निष्कासित। जो हम किसी चीज़ को निष्कासित कर देते हैं, निष्कासित करते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपल। रिपल मतलब पीछे हटना, जैसे रिपल्सन होता है यानी पीछे हटता है ना, पीछे हटना होता है। और फोरटेल का मतलब जो भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना मतलब फोरटेल बोलते हैं। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। बताएंगे आप सभी। अ सिचुएशन ऐसी स्थिति, व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल यानी ऐसी स्थिति जब कोई प्रगति संभव नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जैसे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकृति होता है भाई। सवाल का अर्थ आप समझिएगा, सवाल का अर्थ है कि ऐसी स्थिति जब कोई प्रगति संभव नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति। डेडलाइन मतलब क्या होता है? डेडलाइन जो कि हमारा समय सीमा है। SSC MTS हवलदार का समय सीमा क्या है? 4 फरवरी, उसके बाद पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। डेडलॉक का मतलब क्या होता है? गतिरोध जो होता है। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, यानी ऐसी स्थिति जब कोई प्रगति संभव नहीं है, तो यानी डेडलॉक हो चुका है भाई। क्या हो चुका है? डेडलॉक यानी गतिरोध हो चुका है। हार्मोनी मतलब क्या होता है? सामंजस्य होता है, सामंजस्य होता है। ठीक है, तो सातवें इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एट अ स्टेज। इस मुहावरे का अर्थ बताइए, सभी बताएंगे क्या बनेगा? एट अ स्टेज का मतलब जानते हैं कि बिना रुके, बिना रुके। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? बिल्कुल सही, विथआउट अ स्टॉप हो जाएगा भाई, सेम एकदम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आसान सवाल था भाई ये। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेनस, स्टेनस का मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा? स्टेनस का मतलब होता है कठोर। स्टेनस का मतलब होता है कठोर, या आप बोल सकते हैं दृढ़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका समान वाला शब्द क्या होगा? जैसे कि इजी मतलब आसान होता है, इजी मतलब आसान होता है। लाइट मतलब क्या होता है? हल्का होता है। लाइट मतलब हल्का, प्रकाश भी जिसे आप बोलते हैं, लेकिन लाइट यहाँ पे हल्का का इस्तेमाल हुआ है, जो रोशनी के प्रकार का होता है। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है दोस्त मेरे कमजोर। ठीक है, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। डिफिकल्ट का मतलब कठिन, यानी स्टेनस कठोर, दृढ़, यानी क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? तो डिफिकल्टी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो साथियों यहाँ से आप देखिए, जीके के वही सवाल को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर और आपके शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो यहाँ से आप अपने जीके में स्कोर भी चेक करिएगा। ठीक है, देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? बताइए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? तो ये गंगा नदी को बनाती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले SSC MTS एग्जाम 2026 के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है, पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इंग्लिश के भी पूरे 500 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। यदि आप अपने पेपर में बैठने से पहले ये टोटल 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया, तो समझिए लगभग आपका SSC MTS एग्जाम की तैयारी होने वाली है। तो साथियों आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नंबर में मैसेज करके और ये 50 रुपीज़ पे करके ये अपना आप टेस्ट मंगा लीजिए भाई। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया आपकी एग्जाम को देखते हुए। जैसे इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो हम आपसे कहेंगे आप अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस पूरी 1000 क्वेश्चन को तैयार करिए। समय कम है तो ये इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए, आपकी शिफ्ट के लिए संभावित बन सकते हैं। ओके, तो जिनको चाहिए भाई तुरंत मैसेज करके ये अपना टेस्ट मंगाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश का हल्दा त्यौहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का हल्दा त्यौहार मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14, मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है?
मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा राज्य का है मैं माता। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का गारंटी देता है? बताएंगे आप सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 32 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति मिली है? तो साथियों इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति मिली है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली है इलाहाबाद में जो अशोक के स्तंभ मिली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है इनमें से? तो अमिताभ घोष है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो कि किस देश के संविधान से उधार ली गई है? भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया उधार लिया गया है? तो ब्रिटेन संविधान से उधार ली गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी गोलाकार संरचना राइबोसोम का निर्माण और संयोजन करती है? तो साथियों कौन सा गोलाकार संरचना राइबोसोम का निर्माण और संयोजन करती है? तो भाई न्यूक्लियोलस करती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 1527 में खानवा के युद्ध बाबर और मेवाड़ के किस शासक के बीच लड़ा गया था? तो साथियों जो 1527 में खानवा के युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेवाड़ के किस शासक के बीच लड़ा गया था खानवा के युद्ध? तो ध्यान रखिएगा बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। 2021 में पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? 2021 में पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो आलिया भट्ट को चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके एग्जाम के लिए क्योंकि एसएससी कभी भी नई सवाल नहीं पूछेगी आप सभी से। जब भी पूछेगी 2023-24 का डाटा देकर पूछेगी। ओके ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत की नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? तो साथियों भारत की नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन है बताइए? तो राष्ट्रपति साहब होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत का है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत का है? तो 74.04% है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1856 में लागू किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेडक्वार्टर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? तो साथियों उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध कौन सा है? तो सोंग बांध है जो कि उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो अरावली पर्वतमाला है।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो साथियों कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है बताइए? तो चिल्का झील है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे आप सभी। तमिलनाडु में जो ऐरावतेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराजा किसके द्वारा तैयार करवाया गया था? तो राजराजा चोल द्वितीय द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए? तो असम राज्य है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो रहा है? एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए, क्या है? तो गोबी भाई है जो कि एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ से आप देखिए हम लोग मैथ के सवालों को हल करेंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से मैथ के सवाल आप देखिएगा, ठीक है। एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ यानी 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखिए कौन सा दिया है, 1:4 में, वही आपका आंसर हो जाएगा, 1:4 में, सिंपल सा पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। किसी प्रकार का दिक्कत? अब बेसिक्स आप समझना चाहेंगे, जैसे आपका मिल्क है और वाटर है, एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर, मान के चलिए कि दूध आपका 100 है, इसमें भाई वाटर कितने मिला रहा है भाई? 25%, तो 25 का दिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100। पूछा किसका है? मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? पानी का 1 अनुपात है और मिल्क का 4 यानी दूध का, तो 1:4 हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सिंपल सवाल भाई, ओके। थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है भाई, मैथ पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि बिल्कुल बेसिक ही सवाल आपके पेपर में पूछेंगे एसएससी एमटीएस के और हवलदार के शिफ्ट में, ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो साथियों इसमें हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है 3000, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है 6%, टाइम आपका 4 वर्ष दिया है, बटे में 100 का दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 30 छक्का 180, 180 चौका आपका 720 होता है, यानी ये आपका राइट आंसर। देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले 6 का मल्टीप्लाई कि 30 में, तो 180 आया, अब केवल 18 का मल्टीप्लाई आपको 4 में, 18 × 72, तो 1 0 बढ़ा दिए, 720 आ जाएगा, सिंपल सा, ओके। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को, 84 और 108 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। महत्तम समापवर्तक बताना है 84 और 108 का, यानी HCF आपको बताना है। HCF कैसे सॉल्व करते हैं? वो संख्या उठाइए, वो ऑप्शन उठाइए जो कि पूरी तरीके से विभाजित करे। देखिए 16 तो भाई 80 को नहीं काटेगा, यानी 16 84 को नहीं काटेगा भाई, 80 को काट देगा लेकिन 84 को नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन होगा। 8 देखिए, 8 84 को नहीं काट पाएगा भाई पूरी तरीके से। 6 आपका दोस्त मेरे दोनों को काट देगा, 84 को भी काट देगा और 108 को भी काट देगा। 6 कम 6, 18 छक्का 108, 14 छंग 84, लेकिन भाई आपका 12 भी तो काट देगा, 12 7 84 होता है, 12 9 108 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि HCF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो संख्या आप लेंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बने। तो दोस्त मेरे इसमें 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, तो यही क्या हो जाएगा? 84 और 108 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। HCF जब भी आप निकालिएगा देखिएगा ऑप्शन से जो पूरी तरीके से काटेगा और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से भाग होना चाहिए, जैसे 12 देखिए 84 में पूरी तरीके से भाग होगा और 108 में भी होगा,
ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। 6 वर्षों के लिए 9% वार्षिकी ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। एक और सवाल भाई सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 2500 दे रखा है सबसे अधिक नंबर में, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है 9%, टाइम आपका 6 वर्ष दिया है, बटे में 100 का दिए। 00 से 00 कैंसिल, 25 का 150, 25 का 150, 15 9 135, यानी यहाँ से दोस्त आपका 1350 आएगा। देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 25 का गुणा 9 का गुणा 6 का गुणा करेंगे तो 1350 आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। सुरेंद्र ने रुपीज 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किया। उसने इसे 3000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यदि कोई आप सामान खरीद रहे हैं 2500 रुपये का और उस पर आप 300 रुपये लागत भी लगा दे रहे हैं, यानी टोटल आपका खर्चा 2800 हो जाएगा। ये तो बेसिक है भाई। ठीक है, कोई सामान आप 2500 रुपये खरीदा और जो आपने सामान खरीदा वो उसमें कुछ गड़बड़ी थी जिससे आपने 300 रुपये और उसमें लगा दिया, यानी टोटल जो वो सामान पड़ी वो अब 2800 की हो गई। 2800 आपके पास है और आपका मन हुआ कि हम इसे 3000 में बेच दें, तो आपने 2800 का सामान 3000 में बेच दिया, तो यहाँ से आप सभी को 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं बताइए। आपने कोई सामान 2800 का खरीदा 3000 रुपये में बेच दिया, तो आपको यहाँ से 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। किससे लाभ होगा भाई? ये 2800 जो आपने स्टार्टिंग यानी कास्ट प्राइस में 2800 से खरीदा है, तो 200 रुपये का लाभ तो इन्हीं 2800 रुपये से होगा। ठीक है, अब आप सभी को 200 रुपये का लाभ हुआ है इस 2800 रुपये पे, तो 2800 को नीचे करिए मल्टीप्लाइड 100 कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा आपका निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो मान लीजिए कैंसिल होगा, 28 का भाग आपको 200 में देना है। 200 बटे 28 बनेगा भाई केवल, तो यहाँ से कितने बार में जा सकता है? सॉल्व करिए। 28 पंजे कितना हो जाएगा? 5 8 40 के 0 4 5 140, 28 दूना 56, यानी 7 बार में जा सकता है भाई। देखिए 28 सत्ते कितना होता है? 28 सत्ते होता है 17 56 के 6 5 7 दूना 14 5 19, देखिए 196 तक जा रहा है, यानी ये आपका राइट आंसर होगा। 7 सही, तो जब इसको भाग कराएंगे तो 7 सही 1/7 आएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा? जब शॉर्ट फॉर्म आप करेंगे तो 7 से 1/7, यानी डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये भी बेसिक सवाल था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ सब हम लोग रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे भाई। रीजनिंग का एक भी सवाल छोड़ना नहीं है आपको, पेपर में पूरे 20 के 20 से सॉल्व करना है। एक निश्चित कुट भाषा में फादर मैक्स टी को IBFXEY के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और टी एंड कॉफी को KREYWN के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में टी को किस प्रकार कुटबद्ध किया गया है? तो साथियों यहाँ पे हमसे केवल टी का कोड पूछा है, तो हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, जब सिंगल पूछेगा तो कॉमन चेक करेंगे। देखिए टी आपका इसमें भी दिया है और टी इसमें भी दिया है, दोनों में टी क्या है भाई? कॉमन है ना। जब कॉमन हमें मिल जाता है जो पूछा रहेगा, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। चेक करिए, देखिए पहले वाले कोड में EY है और दूसरे वाले कोड में भी EY है, तो यही टी का कोड क्या हो जाएगा? EY हो जाएगा। जिस प्रकार से टी जो हमसे पूछा था कॉमन मिला था, तो दोनों के कोड में भी EY क्या मिला है? कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 2 सवाल कंफर्म आपके पेपर में, ये 6 नंबर का सवाल है, ध्यान के 2 से 3 सवाल। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हल करिए। तो ये समीकरण आपका दिया है, प्लस की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह प्लस रखना है, भाग की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह भाग रखना है। उसका समीकरण को हल करना है बॉडमस के नियम का अप्लाई करके। देखिए पहले हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 15 भाग है तो माइनस में बदलना है, तो भाग की जगह हम माइनस रख दें। 5 प्लस है तो प्लस को गुणा में बदलना है। 8 माइनस है तो भाग में, 4 गुणा है तो प्लस में। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका। अब इसमें बॉडमस स्कीम लगा दीजिए। 15 माइनस 5 गुणा 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार में, प्लस 7 इधर से। 15 माइनस 5 का गुणा 2 में 10 बार में, प्लस 7। ये प्लस 7 है, ये प्लस 15 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा।
22 में से -10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को हल करिए भाई। चलिए ये सवाल आपके लिए होने वाला है, हल करिए अच्छी तरीके से, बेस्ट लेवल का सवाल है और 2 सवाल श्योर आपके पेपर में आएगा। देखिए MN OP Q और R एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज, हर शिफ्ट में ये सवाल हम करा रहे हैं आपको, हर क्लास में ये सवाल करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी से छूटे ना भाई। जितना भी टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में बन रहे हैं तो दोस्त मेरे हम आपके लिए पूरा क्लास दे रहे हैं। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके, रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, जैसे 2 4 2 6 लोग हैं ना, तो इन्हीं वृत्ताकार मेज में 6 लोग को हमें बैठाना है। तो अब देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को बैठाते चलेंगे। यन जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है, आर के ठीक दाएं यन बैठा है। तो दोस्त मेरे इस बार हम आर को यहाँ बैठा रहे हैं, अपने मन से बैठाइए। आर के जस्ट राइट साइड में यन है, यानी यन यहाँ हो जाएगा। देखिए आर यहाँ बैठा, ये वृत्ताकार केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी उसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है उसको। देखिए यम जो है ना, यन के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यन के दाएं से दूसरे स्थान पे यम बैठा है, तो यम यहाँ पे आ जाएगा भाई, क्योंकि यन ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है। देखिए यन यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है तो इसका राइट साइड इधर ही होगा, तो यन के दाएं से दूसरे स्थान पे यम बैठा है, तो यन के पहले पे तो ये है, दूसरे के पे यम बैठ गया। ठीक, ये भी आपका पूरा क्लियर हो गया। अब तीसरे लाइन को पढ़ा जाए। पी जो है ना वो यम के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यम यहाँ पे बैठा है, यम के दाएं से दूसरे स्थान पे पी, तो पी यहाँ उठ जाएगा भाई। यम के राइट साइड से दूसरे स्थान पे पी बैठा है, जो कि यम के, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अगला लाइन पढ़िए। ओ जो है ना वो पी के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, पी के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पी के दाएं पर तो पहले स्थान पे आर है, दूसरे के स्थान पर यन है, तीसरे के स्थान पे ओ आ जाएगा। ये भी आपका लाइन पूरा हो गया। ठीक, अब देखिए एक अभी पंक्ति खाली हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति नहीं बैठा है? यम एन ओ पी क्यू नहीं बैठा, तो क्यू को यहाँ बैठा दिए। देखिए सभी बैठ गए भाई। अब सवाल क्या पूछा लास्ट में, क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा? देखिए लास्ट में क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो क्यू के जस्ट राइट साइड में तो पी बैठा है। यहाँ पे देखिए क्यू यहाँ है तो इसका राइट साइड इधर ही होगा, तो कौन बैठा है? पी बैठा है। तो ये हमारा आंसर यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे आप सभी दोस्त मेरे इस सवाल को अपने से आप सॉल्व करेंगे, कहीं से आप किसी को बैठा दीजिएगा। मेरा मानना है कि एक नहीं दूसरे के बारे में आपका स्वेर वो सवाल सही हो जाएगा पक्का। जैसे ये तो देखिए एक ही बार में सॉल्व हो गया, तो लगभग 99% सवाल जो ये रहता है ना आपका एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे FI29 एक निश्चित प्रकार से TW49 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार LO38 ZC58 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RU65 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सॉल्व करिए दोस्त मेरे। FI जो है ना ये FI29 जो कि TW49 से संबंधित है। जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग को नंबर को सॉल्व कर लेना है। अब आप सभी को 29 से 49 है ना, यानी 29 में हम क्या जोड़ देंगे कि 49 बन जाए, तो 20 से जोड़ देंगे भाई, तो 29 में तो 49 बन जाएगा। 29 + 20 49 हो जाएगा। अब देखिए हर एक अक्षर का कोड करते, F होता है 6, T होता है 20, I होता है 9, W होता है 23। देखिए 6 में यदि हम 14 जोड़ेंगे तब 20 होता है, यदि हम 9 में 14 जोड़ेंगे तो 23 बन जाएगा। यानी दोस्त मेरे इसमें अक्षर में देखिए +14 किया है, नंबर में +20 किया है ना। उसी प्रकार अब दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम प्रोसेस है? LO38 ZC58, देखिए नंबर में 38 में 20 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। L 12 होता है, Z होता है 26, तो 12 से 26 कैसे हो सकता है? यदि हम 12 में 14 जोड़ेंगे तब 26 हो जाएगा, यानी इसमें भी +14 किया भाई। O होता है आपका 15, उसका देखिए C होता है 3, तो दोस्त मेरे O 15 से 3 इस बार भाई। यदि 15 में हम 14 जोड़ देंगे तो 29, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा था, लेकिन भाई
15 में जब 14 आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 29 आएगा ना। लेकिन 29 पर आप जानते हैं कि हम ए से लेकर जेड तक जाते हैं तो 26 होता है, जेड तक जैसे हम 27 बढ़ते वो ए से फिर से शुरू हो जाता है, यानी 27 पे 28 पे बी 29 पे सी। तो यानी इसमें भी वही लॉजिक लगा है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा हमें दिमाग लगाने को मजबूर किया ये सवाल। देखिए 14 14 20, यानी यही सेम प्रोसेस जो हमसे पूछा है अप्लाई करेंगे। RU65 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 20, 65 20 कितना होता है 85, हमारा 85 में आंसर आएगा। या तो भाई डी आंसर होगा या तो ए आंसर होगा। आर होता 18, 18 14 कितना होता 32, 32 पे कौन होता है एफ आता है। और यू होता 21, 21 और 14 35, जैसे 32 पे एफ, 33 पे जी, 34 पे एच और 35 पे आई, यानी FI 85 होगा भाई। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर ए ऑप्शन FI 85 ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सभी को क्लियर यहां तक, किसी प्रकार का डाउट? चलिए भाई अगला सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस है तो माइनस रखना है भाई, 2 माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। समीकरण तैयार है भाई। तो देखिए अब 8 माइनस 2 प्लस, एक का भाग एक में करेंगे तो एक, एक का गुणा करेंगे एक, एक आ जाएगा। यहाँ से प्लस 8 प्लस 1 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, एक का भाग एक में करेंगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो भी एक ही आएगा भाई। तो प्लस 1 प्लस 8 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा? अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? GGB, HHD, IKH, JPN क्वेश्चन मार्क। बताएंगे आप सभी इस सवाल का राइट आंसर। देखिए GHIJ यानी के आ जाएगा भाई, यानी के से ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर, वही हो जाएगा बी ऑप्शन। सिंपल भाई, जब आप, हमने आपको क्या बताया, जब भी अक्षरों का श्रृंखला आपको निकालना है तो क्यों आपको पहले अक्षर का कोड निकालना है। जैसे जी है, एच है, आई है, जे है भाई, अंग्रेजी वर्णमूल जो आपका मूल शब्द है उसमें हम कैसे पढ़ते, जी एच आई जे, उसके बाद कौन सा अक्षर के ही आता है ना, यानी हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन किससे मिलेगा, के से मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन के से शुरुआत हुआ जो कि बी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा सही। ओके, किसी प्रकार का डाउट? इसका आप हर एक अक्षर का कोड भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? 24 का रिलेशन 73 से, 27 का रिलेशन 82 से, तो सेम रिलेशन चेक करके आपको वही ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, सेम रिलेशन पे, सेम लॉजिक पे। तो भाई 24 से पहले आपको 73 बनाना, तो कैसे बना सकते हैं? 24 गुणा 3 कितना होता है 72 में 1 जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा, यानी इसमें 3 का गुणा +1 किया है भाई। अब देखिए ये 27 गुणा 3 + 1 कितना हो जाएगा 82, 27 तिया 81, 81 में 1 जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए 32 तिया आपका 96, 96 एक में जोड़ेंगे 97, ये नहीं होगा। 33 तिया 99, 99 में 1 जोड़ देंगे 100 होगा, लेकिन यहाँ पे 101 दिया। ऑप्शन सी देखिए परफेक्ट होगा भाई, क्योंकि 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे +1 कर देंगे तो 100 बन जाएगा। 33 तिया 99 + 1 100, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सभी को क्लियर भाई? चलिए अगला सॉल्व को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1 17 33 49 65 क्वेश्चन मार्क। 1 17 33 49 65 क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई अगली इन क्वेश्चन मार्क के कितना आंसर आएगा? नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ जोड़ा होगा भाई। 1 से 17 यानी 1 में +16 क्या है, 17 से 33, तो 17 में +16 कर देंगे तो 33 बन जाएगा। 33 49, तो 33 में 16 जोड़ेंगे तभी तो 49 आएगा। 49 में 65 यानी 49 में फिर से 16 जोड़ा, यानी इसमें लॉजिक +16 का लग रहा है, यानी 16 में हम इस बार 65 को 16 में जोड़ देंगे। 16 65 81, यानी सॉल्व का डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सभी क्लियर? चलिए भाई अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित गुण भाषा में
मूव को 39-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईस्ट को 46-92 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा? तो साथियों इस बार सिंगल ई का कोड पूछा है, तो हमने आपको क्या, जब सिंगल पूछे तो कॉमन चेक करिए। देखिए मूव में ई है और ईस्ट में भी ई है। जब ई हमें कॉमन मिला तो इनका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर हमें कॉमन मिल जाएगा। चेक कर लीजिए, 9 देखिए इसमें भी है, 9 इसमें भी है, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? ये सवाल आप सभी से भूल कर भी गलती नहीं होना चाहिए पेपर में, जल्दीबाजी में आपको गलती नहीं करना, देख समझ कर राइट आंसर करिएगा, टिक लगाइएगा, कंप्यूटर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 50 नंबर। फ्लोट 14,238, ब्लोट 23,849, एफ का कोड क्या बनेगा? तो दोस्त मेरे एफ का कोड पूछा है ना, एफ का कोड पूछा, इस बार देखिए एफ केवल एक ही में दिया है, वो भी फ्लोट में दिया है, ब्लोट में नहीं दिया है भाई। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा एफ का कोड केवल इसी में होगा, पहले वाले में, 1 4 2 3 8 वाले में, क्योंकि भाई हम एफ का कोड पूछ रहे हैं, जो कि जिसमें एफ रहेगा उसी में आंसर आएगा। देखिए फ्लोटर में हमारा आंसर आएगा ना, तो देखिए अब देखिए एफ का कोड ना इन 2 3 8 4 में 9 में नहीं होगा, तो 4 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, यानी एफ का कोड क्या होगा? 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा तरीका भी सीख ले। FLOAT फ्लोट है, 5 अक्षर है तो इसके लिए 5 अलग कोड क्या है? 14,238। ब्लोट है BLOAT, ब्लोट में 5 अक्षर है तो इसके लिए 5 अलग कोड क्या है? 2 3 8 4 9। पूछा किसका? एफ का। जब देखिए सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार कॉमन नहीं मिला है क्योंकि एफ का पूछा, एफ केवल फ्लोट में है, ब्लोट में नहीं है। यानी दूसरे का मेथड हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एलिमिनेट का। एलिमिनेट किसको करेंगे? इनको कोड को करेंगे, जो जो नंबर 2 बार आएगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जस्ट देखिए फ्लोट में 4 है और ब्लोट में भी 4 है, तो ये नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। 2 फ्लोट में है, 2 ब्लोट में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 3 आपका फ्लोट में है, 3 आपका ब्लोट में भी, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 8 देखिए फ्लोट में भी है और ब्लोट में भी 8 है, तो ये नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए एफ के सामने यदि आपको नहीं आ रहा होगा तब पर भी आप इसको राइट आंसर बता सकते, क्योंकि एफ के सामने 1 ही दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, और किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए भाई। डाउट लेकर आपको नहीं चलना है भाई। ओके, लगातार क्लास से हो रही हैं आपके एग्जाम के लिए, तो रिवीजन यहाँ से करिए, सभी क्वेश्चन को आप तैयार करिए। ठीक है, और किसी प्रकार का आपके मन में डाउट भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा भाई। ओके, क्योंकि डाउट लेकर नहीं चलना है, समय बिल्कुल भी नहीं है, 9 दिन बाद आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन करिए। जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, CPU, जितना भी SSC एग्जाम कंप्लीट हुआ है, इंग्लिश GK देख लीजिए, आपका वही सवाल उठ के आपके शिफ्ट में पूछेंगे डायरेक्ट भाई, एक भी सवाल चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको। ओके, 2 से 3 साल का पेपर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथियों सुबह 8 बजे क्लास हो रही है और एक शाम 7 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।